तो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर के साथ पे। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। जो हम पढ़ रहे थे ना, रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका पहला रूल खत्म हो गया था। हम लोग बात करेंगे इस वाले लेक्चर पे रूल नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, रूल नंबर सेकंड के बारे में क्या करेंगे भैया जी? इस रूल नंबर के सेकंड के बारे में, ये रूल नंबर सेकंड हमें ये बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होते हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है, वो जो चार्ज प्रेजेंट होता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, उसके बराबर होता है। क्या समझे? इसको मैं बोल भी देता हूं एक बार, आप लोग समझ लो, अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझाऊंगा एक बार। ठीक है, देखो, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट, या यूं कह लो इसको, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई कंपाउंड है एक्स, वाई और जेड, जिसमें 3 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब का समेशन कर दो। ठीक है, इन सब का क्या कर दो? समेशन कर दो। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा ना, उस चार्ज की वैल्यू को देगा। अगर मान लो इसके ऊपर कोई सी चार्ज प्रेजेंट है, तो इसकी समेशन हम करने पर हमें चार्ज सी के बराबर मिल जाएगा। अगर मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो समेशन करने पर चार्ज 0 मिलेगा। अगर मान लो -1 का चार्ज है, या माइनस सम कुछ चार्ज है, माइनस कुछ चार्ज है, माइनस ए मान लो चार्ज है, तो ये भी माइनस ए मिल जाएगा। अगर मान लो प्लस ए चार्ज है, तो इसके ऊपर प्लस ए चार्ज मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? तो ये चीज़, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है इस रूल का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल। कई बार हमें क्या होता है ना, हमें पता करना होता है चार्ज कितना प्रेजेंट है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो फिर हम लोग इसकी मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने कहा एच, ये चलो मैं बात करता हूँ छोटा सा एक और दूसरा लेता हूँ, SO4 2 नेगेटिव, ये आयन ले लिया मैंने। ठीक है, क्या ले लिया? सल्फेट आयन ले लिया। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 होती है। कैसे? अभी सिखाऊंगा निकाल में, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, इसकी कितनी होती है? -2 होती है। तो +6 और ये -2, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, +6 प्लस ये -2 था, तो -2 और कितने थे? ऐसे 4 थे। तो आप बताओ कितना आ रहा है आंसर करने पर? 6, और ये हो जाएगा माइनस का 4 2 8, माइनस का 8, यानी सम करने पर -2 आ रहा है। ये देखो -2 प्रेजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, -2 का चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, बात समझ में आती होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है चार्ज पता करने के लिए, कि पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या होगा। बात समझ में आती है। आयन का चार्ज पता लगाने में रूल हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। बात समझ में आती है? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सा रूल है। ठीक है, उसके अलावा एक रूल और है, वो है रूल नंबर 3। तो बेटा एक और रूल लिख लो, रूल नंबर 3। तो एक और रूल है, दैट इज रूल नंबर 3। ये रूल हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? रूल नंबर हमसे ये कहता है कि अमलगम स्टेट हो जाए, आइसोलेटेड स्टेट हो जाए, या एलिमेंटल स्टेट हो जाए, ये तीनों ही केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है ना। आइसोलेटेड या एलिमेंटल स्टेट बताते हैं हम सबसे पहले। तो एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। दूसरी हम लिखते हैं आइसोलेटेड स्टेट, तीसरी हम लिखते हैं अमलगम स्टेट। क्या है भैया? अमलगम स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट और एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, देखो, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज ये। इन तीनों ही केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो 0 निकलती है। ठीक है, कैसे? देखो, एलिमेंटल स्टेट मतलब जो भी, जैसे आप कहीं भी मैंने कहा हाइड्रोजन का एलिमेंट लिख दो, तो आप कहोगे हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ऑक्सीजन की, तो जिस तरीके से आप एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हो, अगर वैसे की वैसे ही आपको कोई दिखता है एटम, जिस तरीके से एलिमेंट को लिखते हो ना, उसी तरीके से आपको एटम भी दिखेगा। मतलब जिस तरीके से एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो ना, उसी तरीके से आपको कहीं एटम दिख जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो एनोड कैथोड पे आपके पास क्या मिलता है? जिंक मिल गया, कॉपर मिल गया, सिल्वर मिल गया, गोल्ड मिल गया, इस टाइप के आपको कंपाउंड्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है, जैसे अगर आप मैं बोलूं जिंक लिख के बताओ, जिंक कैसे लिखोगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Zn लिखोगे, तो जिंक Zn। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको दिखेगा जैसे ये सॉलिड स्पीशीज लिखी हुई है। इसका मतलब ये क्या कर रही है? हो सकता हो कि जो Zn2 पॉजिटिव था, उसने क्या कर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कन्वर्ट हो गया Zn सॉलिड। तो जिस तरीके से एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर उसी तरीके से कोई अगर आपको लिखा हुआ दिखता है कहीं पर, तो आप कहोगे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? कितनी है? 0 है। मतलब समझ रहे हो ना? तो और अगर मान लो आइसोलेटेड स्टेट की बात करते हैं, आइसोलेटेड स्टेट की, तो आइसोलेटेड मतलब होता है ऐसी स्टेट जिस स्टेट पे एक पर्टिकुलर एटम किसी दूसरे टाइप के एटम के साथ पे कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 हो गया, ये किसी दूसरे एटम के साथ में नहीं है। O2 हो गया, N2 हो गया, ऐसे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इन सभी में कुछ भी ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो, F2 ले लो, जो दिमाग में लिख सकते हो, आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबकी सब क्या है? खुद ही टाइप के एटम, मतलब एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका लॉजिकल रीजन भी अपन मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन के हिसाब किताब है वो सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तोड़ो, ये इसको लेकर फुर्सत, ये इसको लेकर फुर्सत, ऑक्सीडेशन से 0 आ जाएगी। ये भी हमने बता दिया था। ठीक है, तो
अगर आइसोलेटेड स्टेट होती है, समझ में आ गई बात, एलिमेंटल स्टेट होती है, आ गई बात समझ में। अमलगम स्टेट क्या होती है? अमलगम मतलब होता है मर्क्यूरी के साथ अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं अमलगम। जैसे अगर मान लो NaHG, तो उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, ठीक है, सोडियम अमलगम। सोडियम की अमलगम अमलगम जो मर्क्यूरी होती है उसके प्रति एफिनिटी अच्छी खासी होती है, और इसी जो Hg होता है उसको अटैकिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसमें ये इंटरफेयर करता है प्रोडक्ट में, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन सकते हैं उसमें इंटरफेरेंस करता है और प्रोडक्ट जो है अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, ठीक है। तो खैर वो चीज़ मैं बताऊंगा आगे चल के। तो उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। सिर्फ यही ही नहीं है, अमलगम का कंपाउंड ऐसे हजारों बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब ऐसे जो है बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखवाया। अमलगम मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उन सभी स्टेट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये 3 चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, 3 रूल्स जो है आपको याद रखना है। ये पता ही नहीं होता हमें अमलगम के बारे में, और कई बार हम इसमें निकालने लगते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ढूंढने लगते हैं, समझने लगते हैं कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। अमलगम के बारे में पता नहीं होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आँख नाक मुंह सब बंद करके जब भी 3 चीज़ें दिखें 0 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आती कि नहीं आती है? चलो भैया रूल नंबर 4 पे आ जाते। तो रूल नंबर 4 एक और इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 4। ये रूल नंबर अपन से क्या कहता है? रूल नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे आयंस के बारे में। अगर आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कोई बोलता है, या यूं कहें अगर आयंस दिए गए हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उनके चार्ज के बराबर ही होगा, यानी कि जो आयंस में चार्ज होगा, ठीक है, वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उनके चार्ज के बराबर होगा, चार्ज। बात समझ में आती है? जैसे मैंने कहा सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2। हमने कहा NO3 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, या कुछ भी ले लो, हमने खूब जो हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हजारों खूब सारे दिमाग में अपन के पास एग्जांपल है। हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं इन सभी आयंस का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, और जो दिमाग में और क्या दिमाग में आ सकता है? P3 नेगेटिव हो सकता है, N3 नेगेटिव हो सकता है, एक और हो सकता है N3 नेगेटिव। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें 3 नाइट्रोजन है और 1 नेगेटिव चार्ज है, और इसमें एक ही नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके नाम वगैरह मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं एक के नाम बताऊंगा तो फिर सभी के बताऊंगा, इससे सभी के बताना पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन जब टॉपिक पढ़ेंगे उसको बता दूंगा, जब आयंस को डिस्कस करेंगे तो इनके नाम वगैरह बता दूंगा। आप कहो तो मैं एक PDF दे दूंगा, सबसे अच्छा मैं PDF दे दूंगा, कोई नाम है वो तो आपको याद ही करना पड़ेंगे। और अगर मैं उनका नाम सबका लिखने लग गया, इसका सल्फेट आयन, इसका साइनाइड आयन, इसका नाइट्रेट आयन, इसका नाइट्रेट आयन, ठीक है ना, नाइट्राइड होता है, फिर एक होता है अजाइड होता है, ठीक है, ये सब लिखे यहाँ पर मैंने, ठीक है। फोस्फेट, फोस्फाइड, है ना, जैसे ये फोस्फाइड, ठीक है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे करके सबके नाम हो सकते हैं। जैसे हमने कहा CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है, लिखने के लिए तो बेटा आपको PDF दे दूंगा सबसे अच्छा। हो सकता हो इसी वीडियो में दे दूं, क्योंकि क्या होता है ना, एक साथ में बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे एक साथ में बहुत सारे वीडियो बनते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कई बार बोल देते हैं उस वीडियो के अंदर, लेकिन ध्यान नहीं रहता कि PDF अटैच करना है अपने कमेंट सेक्शन में, या यूं कहें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इस वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 99.99% याद अगर मेरे को रहा तो दे दूंगा, नहीं तो मैं किसी ना किसी वीडियो में दे दूंगा। अभी मैं बोल देता हूँ, नहीं भी दूंगा तो आप सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, सबका नाम बोल दिया, सल्फेट आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइड हो गया, फोस्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, अजाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, और क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। एक और 2-3 लिख लो, मैं बोल देता हूँ बस उसका। CO3 2 नेगेटिव इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, SO3 2 नेगेटिव इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, H2 नेगेटिव जिसको बोलते हैं सल्फाइड, यहाँ लिख दूं क्या? S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन, और इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। उसी तरीके से C2O4 2 नेगेटिव इसको बोलते हैं क्या? C2O4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑक्सिलेट आयन, H2C2O4 जिसको बोलते हैं ऑक्सिलिक एसिड। तो ये आयन को बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। इनकी तो नाम मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसी तरीके से फोस्फेट होता है, फोस्फाइट होता है, ठीक है, और फोस्फाइड होता है। जैसे PO4 3 नेगेटिव है, लिख दूं क्या? PO4 3 नेगेटिव। उसी तरीके से और भी दिमाग में आ रहे मेरे, लिख लो।
एक हो गया NH2 नेगेटिव अमाइड हो गया, एक NH2 नेगेटिव हो गया इमाइड हो गया, एक H2O3 नेगेटिव हो गया, इसको बोलते थायोसल्फेट बोलते हैं। इतने में मैं क्या लिखूँ, आप बस उसको लिख लो, ठीक है। बस इतने से मैं जो बताना चाह रहा हूँ बता दूंगा इन एग्जाम्पल से। बाकी के जो थोड़े बहुत होते हैं, होते तो बहुत सारे हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलते हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, आप सुन लो, ठीक है। तो मैंने कहा नाइट्राइट आयन, जिसके बारे में मैंने लिखा है क्या, जी बिल्कुल लिखा है। अजाइड हो गया, अजाइड किसको बोलते हैं, N3 नेगेटिव को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अजाइड आयन, ठीक है। और उसी तरीके से इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है इमाइड, जिसमें जिसको बोलते हैं NH2 नेगेटिव, उसको बोलते हैं अमाइड, और एक होता है NH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं इमाइड। जैसे अमाइड और इमाइड में क्या अंतर है लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए। देखो NH2 नेगेटिव लिखा है कहीं पर NH2 नेगेटिव, और कहीं पे लिखा है NH2 नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 नेगेटिव चार्ज, इसमें 1 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो जब 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इसको बोलते हैं इमाइड, इसको बोलते हैं अमाइड, ए से शुरू होती है स्पेलिंग, और इसकी होती है इमाइड, आई से शुरू होती है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये अमाइड होता है, ये इमाइड होता है। तो सभी में अगर मैं पूछूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो -1 है, इसकी पूछूं तो -2, इसकी पूछूं तो -2, इसकी -2 है, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1 है, इसकी भी -1, इसकी -3, इसकी -3, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -3 और इसकी -2 है। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनके चार्ज के बराबर है। कुछ और इंपॉर्टेंट लिख लो, H2O2 3 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है थायोसल्फेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के बराबर, ठीक है। एक और होता है HCN, HCN मतलब क्या होता है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। एक और हो सकता है NCS नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसोथायोसाइनेट, इसका नाम, इसकी ये थायोसाइनेट, ये आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं कि ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। और क्या बच्चा, बस इतने ही है। अभी तो इतने मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल सफिशिएंट थे इस रूल को बताने के लिए कि जो भी चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है। बात समझ में आती कि नहीं आती, बड़ा सिंपल सा बड़ा मस्त रूल था, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, उसको रूल तो नहीं कहेंगे, समझ गया ना इसका क्या मतलब है, इस रूल का मतलब क्या निकला। एक बार फिर रिवाइज करवा दूं कि नहीं आया, समझ गए हो ना। जितने चार्ज वो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने कहा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा तो -1, इसका कितना -1, इसका -1, इसका -1, इसका -3, इसका -3, इसका -1, इसका -3, समझ गए ना, कोई इशू तो नहीं, समस्या नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात, बिल्कुल ठीक है। ये रूल नंबर 4 खत्म हो गया, रूल नंबर 4 खत्म हो गया। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात का, ये रूल नंबर 4 बहुत मस्त है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है H2SO4, आपको पता कैसे पड़ेगा आपको किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इन जनरल वो एग्जाम में आपको अंडरलाइन करके देता है उस पर्टिकुलर एटम के नीचे। जैसे सल्फर का निकालना है तो सल्फर के नीचे अंडरलाइन करके दे देगा, नहीं भी देता है तो भी कोई समस्या नहीं। कैसे, क्योंकि इन जनरल एक छोटा सा रूल चलता है, एक छोटी सी बात चलती है मार्केट में। क्या बात चलती है, छोटी सी रूल चलता है, क्या चलता है, जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम होगा। इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये, और सबसे कम इन तीनों में से कौन है, अमंग ऑल दिस 3 हाइड्रोजन, और इंटरमीडिएट यानी बीच की कौन करता है, सल्फर। तो हम लोग इन जनरल जो है ना, जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम रहता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया C, जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, तो यहाँ पर किसकी निकालोगे, कार्बन की, क्योंकि बीच की, हाइड्रोजन की सबसे कम, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा और कार्बन की बीच की, ठीक है। तो ये एक जनरल सा ये एक ऑफिशियल रूल नहीं कहेंगे, ये कोई हिसाब में नहीं दिया गया, ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, और छोटी छोटी बातें जो है कुछ एक आध जगह में आपको देखने को भी मिलेगा, कहीं लिखा भी मिल सकता है कोई अच्छी किताब पे, ठीक है। ये एक ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हम लोगों ने बस कह दिया तो कह दिया, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपके सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अपने हम लोग, मैं क्या करता हूँ, जनरल कोशिश करता हूँ, पहले तो मैं आपको 30-30, 35-35, 40-40 मिनट के भी वीडियो देता था, बट मेरे को फिर चीजें समझ में आई धीरे धीरे, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि कोशिश ये करना चाहिए 15-20 मिनट का वीडियो हो, ठीक है। ऐसा भले आप 4 बना दो दिन भर में, ठीक है, लेकिन 15-20 मिनट का वीडियो देखने में कन्वीनियंसी बच्चों को बहुत होती है और इवन टीचर को भी बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि टीचर को वो इजी पड़ता है बनाना, फटाफट रिकॉर्ड हो जाता है, फटाफट एडिट हो जाता है, फटाफट अपलोड हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चों को भी इजी पड़ता है, सीधे 15 मिनट में 15-20 मिनट दिए, देखा और फुर्सत, और फिर दिन भर में अगर मान लो टीचर 2 वीडियो अपलोड कर दो दिन भर, एक बार सुबह देख लिया, एक बार शाम देख लिया, 3 अपलोड कर रहा है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगे। जैसे एक जनरल बात करूं मैं, तो वो दो वीडियो इन जनरल होते हैं, या एक वीडियो होता है, या कभी 2 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम का टाइम है तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा और कई बार कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल में कहूँ मोस्ट कॉमनली जो हम लोग करते हैं वो 1 वीडियो पर डे का होता है, 1 वीडियो पर डे, कभी 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं कोशिश अब से कर रहा हूं कि 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन लेक्चर अपना हो मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और
उससे ज़्यादा होगा तो फिर क्या है, अगर जैसे टॉपिक ये वाला खत्म हो गया तब इसको हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो पता करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो पे करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल तौर पर इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आपको लग रहा हूँ ये जो वीडियो अगर आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं उन्हें, ठीक है।